Hello, friends. This is Kuldeep, and welcome on our channel Intellectual Tribe. एज अब हम सबको पता है कि पेंडेमिक चल रहा है अभी और कोरोना वायरस का कहर अभी तक चल ही रहा है। अभी 24 लाख केसेस आ चुके हैं जब मैं ये वीडियो बना रहा हूँ, और 1,64,000 लोग ऑलरेडी मर चुके हैं इससे। तो काफ़ी बड़ी प्रॉब्लम है। उसके लिए अलग अलग लोग अलग अलग कोशिशें कर रहे हैं, अलग अलग इंस्टीट्यूशंस हैं, वो अलग अलग एक्सपेरिमेंट्स कर रहे हैं। नई नई दवाइयाँ टेस्ट हो रही है, बनाने की वैक्सीन बनाने की कोशिश हो रही है, और जो पहले से प्री एग्जिस्टिंग जो ड्रग्स हैं उनको भी टेस्ट किया जा रहा है कि क्या ये काम कर जाएगी। तो एक बात तो तय है कि अगर नया ड्रग बनेगा, नई वैक्सीन बनेगी तो कम से कम साल भर लगेगा। लेकिन आई होप कि कोई प्री एग्जिस्टिंग ड्रग अगर काम कर जाता है तो फिर ये हम सब लोगों के लिए एक बहुत बहुत अच्छी न्यूज़ होगी, और पूरी ह्यूमैनिटी के लिए एक बहुत अच्छी बात होगी अगर प्री एग्जिस्टिंग ड्रग काम कर जाता है। तो आज एक ऐसा ही एडिटोरियल पब्लिश किया है इंडियन एक्सप्रेस ने अपना एक्सप्लेन पेज पे। जो आर्टिकल है, एडिटोरियल नहीं है ये, आर्टिकल है। और आज हम 3 आर्टिकल डिस्कस करने वाले हैं बेसिकली। पहला है ये रेमडेसिविर ड्रग का है, जो एबोला का एक ड्रग है। और दूसरा आर्टिकल है वो हम पढ़ेंगे पूल टेस्टिंग के बारे में। पूल टेस्टिंग आप आने वाले टाइम में बहुत ज़्यादा सुनने वाले हैं, तो मैं चाह रहा हूँ कि आपको इसका आइडिया हो जाए कि ये क्या होता है और कैसे काम करता है, आपको पूरा इसका नॉलेज मिल जाएगा। और तीसरी चीज़ है कि जो आरबीआई है वो अपना रिवर्स रेपो रेट है वो चेंज कर रहा है, उससे क्या इम्पैक्ट होने वाला है और क्या इम्पैक्ट हो रहा है अभी करंटली। तो ये 3 चीज़ें हम मेनली डिस्कस करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। पहला आर्टिकल हमारे सामने है रेमडेसिविर। एक मेडिसिन है, ड्रग है जो इबोला को ट्रीट करने के लिए बनाई गई 2014 के अंदर। तो इसी के बारे में हम बेसिकली इसमें डिस्कस करेंगे, क्या है, क्यों इसको हम डिस्कस कर रहे हैं, क्या इसके रिजल्ट्स आए हैं और इंडिया का क्या ओपिनियन है, ये हम इस आर्टिकल के अंदर देखेंगे। तो सबसे पहले तो ये जान लीजिए कि ये वन ऑफ द 4 लाइन ऑफ ट्रीटमेंट है जो WHO में सोलिडेरिटी ट्रायल्स चल रहे हैं। अब WHO के अंदर जो सोलिडेरिटी ट्रायल्स है उसके अंदर वेरियस कंट्रीज से, डिफरेंट कंट्रीज से अलग अलग रिसर्चर्स, अलग अलग डॉक्टर्स, अलग अलग प्रोफेशनल्स आए हुए हैं, और वो सब मिल के एक प्लेटफॉर्म पे, एक जगह पे इकट्ठा होकर काम कर रहे हैं, और 4 जो मेन लाइन ऑफ ट्रीटमेंट है उनके ऊपर काम हो रहा है। तो अब यहाँ पे आपको एक चीज़ भी समझ में आएगी कि WHO की एफिशिएंसी क्या है, या फिर WHO का क्या फ़ायदा है। अभी क्रिटिसिज्म बहुत झेलना पड़ रहा है WHO को। अब हो सकता है कि उसकी फंक्शनिंग की वजह से, जो इनट्रांसपेरेंट फंक्शनिंग है, जो शुरुआती कमेंट थे उनकी वजह से क्रिटिसिज्म होना भी चाहिए। लेकिन जो फंडिंग रोकना है या फिर उसे बदनाम करना है, वो मेरे हिसाब से बिल्कुल भी ठीक बात नहीं है। क्योंकि आपको एक चीज़ ये भी देखनी पड़ेगी कि अफ्रीका में कई ऐसे कंट्री है जहाँ पे 4 टोटल वेंटिलेटर है और उनके पास वाइस प्रेसिडेंट 5 है। यानी जो टोटल वाइस प्रेसिडेंट्स हैं उनका नंबर 5 है, और वेंटिलेटर उनके पास टोटल 4 ही है। साउथ सूडान कंट्री का नाम शायद आपने सुना होगा। तो वो लेटेस्ट कंट्री बना था 2013 में, उसके बाद एक और कंट्री बन गया, लेकिन उनके पास 4 ही वेंटिलेटर है। तो आप सोच के देखिए कि अफ्रीकन कंट्रीज़ का हाल कैसा है। वहाँ पे 41 कंट्रीज़ के पास में सिर्फ 2,000 वेंटिलेटर है। 41 कंट्री के पास सिर्फ 2,000 वेंटिलेटर। अकेले यूएस के पास में 1,70,000 वेंटिलेटर है। तो आप सोच के देखिए कि कितना बड़ा डिफरेंस है। हो सकता है कि इंडिया जैसा कंट्री है वो आईसीएमआर को अफोर्ड कर ले, आईसीएमआर जैसी एजेंसीज़ और इंस्टीट्यूट बना ले, लेकिन वर्ल्ड वाइड आप देखेंगे तो आपको हर कंट्री के पास में इतना बढ़िया इंस्टीट्यूट, इतना एफिशिएंट इंस्टीट्यूट नहीं मिलेगा। तो यहाँ पे WHO की एफिशिएंसी आती है। एक ग्लोबल मल्टीलेटरल जो प्लेटफॉर्म होता है उसका यूज़ हमको यहाँ पे देखने को मिलेगा, उसकी एफिशिएंसी को हमको यहाँ पे समझना पड़ेगा। तो आप लोग भी अगर क्रिटिसिज्म करते हैं तो ठीक है, आप क्वेश्चनिंग कीजिए ट्रांसपेरेंसी को लेके कि फंक्शनिंग क्यों नहीं हुई ठीक से, क्यों नहीं पेंडेमिक जल्दी डिक्लेयर किया। लेकिन फंडिंग काटना या फिर जो ब्लेटेंटली क्रिटिसाइज़ करना बिना सोचे समझे इनसेंसिटिव तरीके से, वो बहुत गलत चीज़ है। तो आपको समझना पड़ेगा उसकी इंपॉर्टेंस क्या है, क्योंकि अफ्रीका के बाद में जो सेकेंड पुअरेस्ट नेशन है वो हमारे ही आसपास हैं। पाकिस्तान है, श्रीलंका है, इनके पास भी कोई बहुत अच्छे एजेंसीज़ नहीं है मेरे, जो आपको देखने को मिलेगी जो हेल्थ एजेंसीज़ इनके पास हो आईसीएमआर का जैसी, तो ऐसी एफिशिएंट एजेंसीज़ इनके पास भी नहीं है। तो आपको जो सेकंड रोल WHO का जो मेजर प्ले करता हुआ दिखेगा वो हमारे रीजन में ही दिखेगा, साउथ एशिया के अंदर। तो आप सीधा WHO को क्रिटिसाइज़ ना करें, लोगों को भी अवेयर करें इन चीज़ों के बारे में। तो जानते हैं कि पहला है क्या, व्हाट इज़ रेमडेसिविर। तो ये एक एबोला का ड्रग है जो 2014 में यूएस में बना। ठीक है, 2014 के अंदर यूएस में बना, और ये बेसिकली मर्स और सार्स के ऊपर भी पहले ट्राई किया गया था।
मर्स आपको मैंने बताया था कल वाले वीडियो में कि मिडल ईस्ट रेस्पिरेटरी सिंड्रोम होता है ये, और सऊदी अरेबिया के अंदर इसका ओरिजिन हुआ, इसलिए इसको मर्स बोलते हैं। और सार्स है सीवर एक्यूट रेस्पिरेटरी सिंड्रोम। सार्स CoV था पहले वाला जो वायरस था उसका नाम, और अभी है इसका नाम है CoV-2 है। तो CoV-2 इसलिए क्योंकि ये काफ़ी सेम है, सिमिलर है, इसकी जो ओरिजिन है वो सार्स CoV-1 की जैसे, इसलिए हमने अभी इसको नाम में CoV-2 दिया है। अब ये काम कैसे करता है, अब आपको ये थोड़ा रेमडेसिविर का मैं फंक्शनिंग बता देता हूँ कि किस तरीके से ये काम करेगा। अब होता क्या है कि जो कोरोना वायरस है ये एक RNA है। ये तो आपको मैंने बताया था कल वाले वीडियो में कि RNA होता है। अब RNA को अपनी रेप्लिकेशन के लिए, रेप्लिकेशन मतलब मल्टीप्लाई करने के लिए, अपने आप को कॉपी करने के लिए एक एंजाइम का ज़रूरत होता है। वो एंजाइम इसको हेल्प करता है। तो जो एंजाइम हमारी बॉडी के अंदर पहले से एग्जिस्टिंग है और वो इसको हेल्प करता है कोरोना वायरस को मल्टीप्लिकेशन में। तो अब ये ड्रग क्या करेगा रेमडेसिविर, कि जो RDRP एंजाइम है उसको हिंडर करेगा, रोक देगा उसको कॉपी करने से, कि भाई तुम उसका हेल्प नहीं करोगे, या फिर ऐसी एक वॉल क्रिएट कर देगा जिससे कोरोना वायरस इसको यूज़ नहीं कर पाएगा इस एंजाइम को। तो आपको इस एंजाइम का हिंड्रेंस क्रिएट करे, इस एंजाइम RDRP जो एंजाइम है उसके ऊपर हिंड्रेंस क्रिएट करेगा रेमडेसिविर जो ड्रग है, और उसकी वजह से हमारा जो रेप्लिका जो बन रही है तेज़ी से, या फिर जो मल्टीप्लिकेशन हो रहा है वो नहीं होगा। तो जल्दी जल्दी वायरस का फैलना रुकेगा इससे। और ये इसमें एक रे ऑफ होप देख रहे हैं सब लोग कि हाँ ये एक अच्छा तरीका हो सकता है। एक्सपेक्ट कर रहे हैं हम लोग, देखो सभी यही एक्सपेक्ट करेंगे ऐसे पेंडेमिक के टाइम में कि जल्दी से इसका सॉल्यूशन मिल जाए, लेकिन क्या मिलेगा कब मिलेगा ये कुछ भी सर्टेन नहीं है। तो अभी तक क्या मिला है वो हम डिस्कस करेंगे इस आर्टिकल के अंदर, कि अभी तक हमको क्या पता चला है, हमारी फाइंडिंग्स क्या हैं वो देखते हैं। तो एक रिसर्च कहूँ या फिर मॉनिटरिंग की गई 53 पेशेंट के ऊपर, उनको ये रेमडेसिविर ड्रग दिया गया और उसके बाद में उनकी मॉनिटरिंग की गई। तो इसके अंदर थोड़ा रिजल्ट आया वो कुछ इस टाइप का था कि 68% केसेस के अंदर क्लिनिकल इम्प्रूवमेंट देखने को मिली। क्लिनिकल इम्प्रूवमेंट यानी यहाँ पे आपको ये जो सारे केसेस थे क्रिटिकल थे, आपको ये समझना पड़ेगा, ऑक्सीजन की इनको कमी थी और ये सारे क्रिटिकल केसेस थे। तो इसके अंदर से 68% के अंदर आपको इम्प्रूवमेंट देखने को मिलेगा। जैसे वेंटिलेटर से 50% केसेस को तो वेंटिलेटर से ही हटा दिया गया, मोर देन 50% को उनको वेंटिलेटर से हटा दिया गया, और 47% को डिस्चार्ज कर दिया गया थोड़ा ट्रीटमेंट देने के बाद में। तो ये एक थोड़ा पॉजिटिव चीज़ थी कि हाँ हम क्रिटिकल लोगों को बचा पा रहे हैं। लेकिन एक जो नेगेटिव चीज़ हमको इसमें देखने को मिली वो ये थी कि इस 53 लोगों की टेस्टिंग के अंदर 7 लोगों की डेथ होगी। तो 7 लोगों की डेथ अगर 53 के नंबर पे आप चेक करोगे तो ये ऑलमोस्ट 12% के करीबन आएगी। तो 12% काफ़ी बड़ा नंबर है, ये एक थोड़ी दिक्कत वाला नंबर है। तो इसको लेके हम थोड़ा क्वेश्चन रेज कर सकते हैं, या फिर थोड़े से डाउट उठा सकते हैं इस मेथड के ऊपर, इस ड्रग के ऊपर। अब सेकंड क्वेश्चन आता है कि कितना प्रॉमिसिंग है ये ड्रग, क्या इफ़ेक्टिव होगा या नहीं होगा, इस पर भरोसा कर सकते हैं। तो अभी तो इसके बारे में कुछ भी प्रेडिक्ट करना, अभी क्रेडिबिलिटी के साथ में कुछ भी नहीं कर सकता, आप कुछ भी प्रेडिक्ट नहीं कर सकते कि हाँ ये काम करेगा ही करेगा या नहीं करेगा। उसके बहुत सारे रीज़न है कि मैंने आपको बताया कि कुछ अश्योर आपको यहाँ से डेटा मिला नहीं जो 53 पेशेंट का है। ऊपर से 53 पेशेंट बहुत छोटा नंबर होता है, मतलब 53 पेशेंट के ऊपर आप ट्रायल करके एक बड़ा कंक्लूजन इतनी बड़ी पेंडेमिक के लिए नहीं दे सकते। तो आपको बड़े लेवल पे ट्रायल करने, कंट्रोल ट्रायल करने पड़ेंगे बड़े लेवल पे। और उसके अलावा जो यहाँ पे एक नो कंट्रोल आर्म इन्होंने साथ में पैरेलली नहीं चलाया, यानी इस नो कंट्रोल आर्म का मतलब क्या होता है कि जैसे आप अगर 53 लोगों को ये ड्रग दे रहे हो तो पैरेलली आपको इतने ही लोग बिना ड्रग के भी चलाने चाहिए, ताकि आपको ये पता चले कि जिनको ड्रग नहीं दिया गया उनके ऊपर कैसा काम कर रहा है वायरस, और जिनको ड्रग्स दे रहे हो आप ये जो रेमडेसिविर है उनके ऊपर कैसा इफेक्ट हो रहा है। तो तब आप कंपेयर कर पाओगे। तो यहाँ पे जो नो कंट्रोल आर्म था ये भी इस ड्रग को एक ग्रे जोन में डाल देता है। ग्रे जोन वो होता है जहाँ पे आप किसी भी चीज़ को डाउट करते हो, या तो वाइट होगा या ब्लैक होगा या फिर ग्रे होगा। तो ब्लैक में तो आपको पता है कि वो नेगेटिव है, कोई भी चीज़ है वो नेगेटिव है, और वाइट है तो मतलब वो पॉजिटिव है। और ग्रे के अंदर होता है कि वो डाउटफुल होता है, आप ना उसको पॉजिटिव बोलेंगे ना उसको नेगेटिव बोलेंगे। ग्रे हेड हैकर्स भी होते हैं, तो वो कभी कभी अच्छे काम करते हैं, कभी कभी बुरे काम करते हैं। तो इस टाइप से होते हैं वाइट हैट हैकर्स और ब्लैक हैट हैकर्स। तो ये तो बेसिक टर्मिनोलॉजी है जो आपको थोड़ी सी समझ लेनी है। उसके बाद में आता है कि इंडिया का स्टैंड क्या है। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन ये हमारे दिमाग में आएगा कि इंडिया क्या सोचता है इस ड्रग के बारे में। तो इंडिया में जो ICMR है वो अभी बोल रहा है कि हम जो भी अपना कंक्लूजन देंगे और जो भी हम अपना एडवाइस देंगे इस ड्रग के ऊपर, वो जो WHO का सोलिडेरिटी ट्रायल्स हैं उनके ऊपर ही देंगे।
क्योंकि इंडिया के अंदर इस ड्रग का मैन्युफैक्चरिंग होता नहीं है, इंडिया के अंदर ये मैन्युफैक्चरिंग ड्रग हो नहीं रही है, तो ऑब्वियस ही बात है कि हमको दूसरे ट्रायल्स पे डिपेंड होना पड़ेगा। तो आप यहाँ पे समझिए कि डब्ल्यू का रोल कितना बढ़ जाता है जब इंडिया जैसा इतना बड़ा कंट्री जो वर्ल्ड की 5th लार्जेस्ट इकोनॉमी है, वो भी डब्ल्यू के ऊपर डिपेंड कर रहा है कुछ चीज़ों के अंदर। तो जो छोटे छोटे कंट्रीज़ हैं, आशियान नेशंस हैं, या फिर जो अफ्रीकन कंट्रीज़ हैं मेनली, और साउथ एशियन कंट्रीज़ हैं, उनका क्या हाल होगा अगर डब्ल्यू कोलैप्स कर जाता है तो ऐसे मल्टीलेटरल इंस्टीट्यूशंस जो हैं WTO और WHO, उनको डैमेज नहीं करना चाहिए, उनकी रेपुटेशन को हमें मेंटेन करना चाहिए। तो इस चीज़ का हम लोग थोड़ा ख्याल रखेंगे, और आगे जब भी कभी डिस्कस करें तब भी आप इस चीज़ को थोड़ा ध्यान रखें। तो उसके बाद में एक नेक्स्ट क्वेश्चन आता है कि और कहाँ पे जो रेमडेसिविर है इसके ऊपर स्टडीज़ हो रही है। तो यहाँ पे स्टडीज़ 2 जगह पे और हो रही है, चाइना के अंदर और US के अंदर। चाइना के अंदर ये 6 ट्रायल्स अभी तक अपनी स्टडी में कर चुके हैं, और US ने भी अपने यहाँ पे ट्रायल्स किए हैं। उसके अलावा फ्रांस में भी थोड़ा बहुत हो रहा है, लेकिन बड़े लेवल पे आपको जो मिलेगा वो चाइना और US के अंदर ही मिलेगा। अब एक और क्वेश्चन आता है कि अब ये तो प्रॉमिसिंग है नहीं, तो और हमारे पास लाइन ऑफ ट्रीटमेंट क्या क्या है। तो उसके अलावा जो लाइन ऑफ ट्रीटमेंट है, जो एक आपने हाइड्रोक्सीक्लोरोक्वीन तो सुन ही लिया होगा। जब हाइड्रोक्सीक्लोरोक्वीन की डिमांड US ने करी और अचानक से ये हाईलाइट हो गया और सब लोगों ने इसका नाम सुन लिया HCQ का। तो HCQ तो आपको पता है, इसके अंदर बेसिकली जो हमारा सेल होता है, सेल मेम्ब्रेन, उसके अंदर एसिडिटी का लेवल घटा देती है ये टैबलेट। और उससे होता है ये है कि एसिडिटी का लेवल कम होने से वहाँ पे भी रेप्लिकेशन कम हो जाता है वायरस का, वायरस अपने आप को कॉपी नहीं कर पाता एसिडिटी का लेवल कम होने की वजह से। तो ये उसका बेसिकली HCQ का वर्किंग होता है। लेकिन इसमें एक फ्लॉ ये भी है कि जो कार्डिक पेशेंट है, जो हार्ट पेशेंट्स हैं, उनकी हार्ट बीट ये बढ़ा देता है, और नॉर्मल लोगों की भी बढ़ा देगा, और कई कई केसेस में ये रेयर केसेस के अंदर इसको रिस्क लेवल पे भी ले जाता है। तो वो भी एक प्रॉपर सॉल्यूशन नहीं है HCQ। लेकिन जब आपके सामने पेंडेमिक है तो आप इसको ट्राई करोगे, ऑब्वियस सी बात है, आपके पास प्री एग्जिस्टिंग जो ड्रग्स हैं आप उन्हीं को ट्राई करोगे, नया आप जब तक नहीं ढूंढ पाते हो तब तक। उसके अलावा हमारे पास में और जो लाइन ऑफ ट्रीटमेंट है, एक HIV के 2 ड्रग्स हैं, उनको भी यूज़ किया जा रहा है। तो HIV की 2 ड्रग्स हैं, उनको भी टेस्टिंग हो रही है उसकी भी, लेकिन उनके बारे में भी कुछ कॉन्क्रीट सा भी निकल के आया नहीं है। तो अभी तक तो हम यही बोलेंगे कि बहुत कुछ हमारे पास साथ में ऐसा कुछ परफेक्ट है नहीं। तो ज़्यादा यही अच्छा है कि हम प्रिकॉशन लें, सेफ़ रहें, और ज़्यादा से ज़्यादा है कि अपने घर के अंदर रहें, आइसोलेशन को फॉलो करें। तो अभी के लिए तो हमारे सामने यही ट्रीटमेंट हो सकता है और यही हम लोग कर सकते हैं। तो चलिए अभी आगे बढ़ते हैं अगले हमारे आर्टिकल पे। अगला हमारा आर्टिकल है वो है कि पूल टेस्टिंग क्या चीज़ होती है। पूल टेस्टिंग के बारे में आपने शायद सुना होगा। टेस्टिंग को लेकर इंडिया का क्रिटिसिज्म काफ़ी लंबे टाइम से हो रहा था। टेस्टिंग इंडिया में एक्चुअली में पहले शुरुआत का जो फर्स्ट जो लॉकडाउन का हमारा फर्स्ट फेज़ था, उसके अंदर बहुत कम टेस्टिंग हो रही थी। जब आप टेस्टिंग का डेटा देखेंगे तो हमारे जो 2.5 लाख टेस्ट थे हमने 21 दिन में करे थे। पहले 21 दिन में हमने सिर्फ 2.5 लाख टेस्टिंग करी है। उसके बाद में अगले जो 5 दिन है, अभी 5 दिन के अंदर 15 अप्रैल से ये 19 तक हमने 1.5 लाख टेस्ट और कर लिए। तो अभी हमने टेस्टिंग का रेट बढ़ाया है, वो एक्सीलरेशन हमको शायद पहले कर देना चाहिए था, क्योंकि अब जैसे टेस्टिंग बढ़ी है तो हमारे पास नए केसेस भी आ रहे हैं। अभी इंडिया के अंदर भी आपको 17,000 से ज़्यादा केसेस देखने को मिलेंगे। तो जैसे जैसे टेस्टिंग बढ़ती है, ऑब्वियस सी बात है, आपको ज़्यादा क्लैरिटी मिलेगी, और ज़्यादा आप प्रॉपर प्लानिंग कर पाएंगे। आपको जब क्लियर होगा कि हाँ कौन से एरिया अफेक्टेड हैं, कहाँ पे आप लॉकडाउन हटा सकते हैं, कहाँ पे आप फंक्शनिंग फिर से शुरू कर सकते हैं। तो ये चीज़ टेस्टिंग हेल्पफुल होती है इसीलिए, और इसीलिए एम्फेसाइज़ किया जा रहा था कि आप टेस्टिंग करें, क्योंकि साउथ कोरिया और जो जापान जैसा कंट्री है, उन्होंने रैपिड टेस्टिंग करके ही इस वायरस को कंट्रोल किया है, या फिर अपने वहाँ पे इसके इन्फेक्शन को फैलने से रोका है। तो उन कंट्रीज़ ने रैपिड टेस्टिंग करी, जिससे जो लोग टेस्ट में पॉजिटिव पाए गए उनको क्वारंटीन कर दिया। अब हमारे यहाँ पे अगर टेस्ट लो हो रहे थे तो लोगों को पता ही नहीं था कौन पॉजिटिव है कौन नेगेटिव है। तो इस चक्कर में भी हमारे यहाँ पे जो केसेस हैं वो बढ़ गए, ये आप बोल सकते हैं। लेकिन अभी टेस्टिंग बढ़ी है, हमने चाइना से टेस्ट किट्स इंपोर्ट करें हैं। रिसेंटली 5 लाख किट्स आए थे, उसके बाद में 3 लाख किट्स और आए हैं, और अभी और आ रहे हैं। तो आई होप कि जल्दी बहुत ज़्यादा टेस्टिंग हमारी बढ़ जाएगी, और हम भी इस वायरस को कंट्रोल कर पाएंगे, और कुछ पॉजिटिव न्यूज़ देखने को मिलेगी। तो पूल टेस्टिंग को हम थोड़ा समझते हैं। पूल टेस्टिंग क्या चीज़ है। पूल टेस्टिंग एक्चुअली में एक RT-PCR टेस्ट होता है। RT-PCR टेस्ट का एक बार फुल फॉर्म थोड़ा जानिए। रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन पॉलीमरेज चेन रिएक्शन। रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन पॉलीमरेज चेन रिएक्शन। अब यहाँ पे आपको मैंने एक चीज़ बताई कि कोरोना वायरस है वो RNA वायरस है। RNA वायरस को पहले DNA में ट्रांसक्रिप्ट करना पड़ता है।
तो इसीलिए इसको रिवर्स आरटी बोलते हैं, रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन। आरएनए से इसको डीएनए में ट्रांसफ़र किया जाता है और उसके बाद में इसके ऊपर पीसीआर, ये पॉलीमरेज चेन रिएक्शन करी जाती है। तो इसलिए इस टेस्ट में ज़्यादा टाइम लगता है, ये भी आप थोड़ा समझिए। ये इसका पीछे का लॉजिक है, बेसिक है, कुछ ज़्यादा कॉम्प्लेक्स है नहीं इसके अंदर। तो अब यहाँ पे क्या होगा कि सैंपल्स लिए जाएंगे। कोरोना वायरस की जब टेस्टिंग होती है तो आपके सैंपल दो जगह से लिए जाते हैं, एक थ्रॉट के अंदर से और एक नोज़ के अंदर से। तो दो जगह से आपके सैंपल्स कलेक्ट किए जाएंगे और उन सैंपल्स को एक सॉल्यूशन के अंदर डाला जाएगा। उनका जो पार्शियल थोड़ा सा पार्ट है उसको सॉल्यूशन के अंदर डाला जाएगा और बाकी का जो सैंपल बचा हुआ है उन सबको सेपरेट करके साइड में रख दिया जाएगा। अब जो एक सिंगल सॉल्यूशन होगा उसके अंदर आप बहुत सारे सैंपल्स डाल देंगे, तो वहाँ से अगर पॉजिटिव आता है उसके अंदर, तो हर जो इंडिविजुअल सैंपल हमने साइड में रखा था उसको हम फिर से चेक करेंगे और इंडिविजुअली टेस्ट करेंगे, ठीक है। लेकिन अगर यहाँ पे जो हमारा जो पूल टेस्टिंग है या फिर जो कंबाइन हमने जो टेस्ट करा है वो सॉल्यूशन के ऊपर, वो नेगेटिव आता है, तो जब वो नेगेटिव आएगा तो हम उसको नेगेटिव मानेंगे, ठीक है। तो ये एक पूल टेस्टिंग का बेसिक सा मैंने आपको आइडिया दिया। इसके बाद में आप आगे जब जैसे जैसे बढ़ेंगे आर्टिकल के अंदर तो आपको पूरा क्लियर हो जाएगा कि क्या है ये टेस्टिंग का मेथड और कैसे काम कर रहा है। अब आईसीएमआर का क्या कहना है पूल टेस्टिंग के ऊपर, ये हम थोड़ा जानते हैं। आईसीएमआर ने अपनी जो एडवाइजरी दी है उसके अंदर बोला है कि पूल टेस्टिंग है वो लो एरिया, जो लो रिस्क एरियाज़ हैं जहाँ पे ग्रोथ रेट कम है, बहुत कम, वहाँ पे हम कर सकते हैं। जो हाईली अफेक्टेड एरिया है जहाँ पे ज़्यादा इन्फेक्शन देखने को मिल रहे हैं वहाँ पे इतना इफेक्टिव नहीं होगा पूल टेस्टिंग। तो लो अफेक्टेड एरिया में ये पूल टेस्टिंग बहुत ज़्यादा इफेक्टिव हो सकती है, ऐसा आईसीएमआर का कहना है। और इसी के साथ में वो आगे जाना चाहते हैं कि क्योंकि हमारे पास देखिए इतना ज़्यादा इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं है, टेस्ट किट्स नहीं है हमारे पास में कि एक साथ में इतनी ह्यूज पॉपुलेशन को हम टेस्ट कर सकें। अगर आप 10 लाख भी देखेंगे तो 130 करोड़ के कंपैरिजन में 10 लाख कुछ नहीं है। आप 1 करोड़ टेस्ट किट्स लाएंगे तब जाके भी वो 1% नहीं बन पाएगा। तो 1 करोड़ तो आपको, आप सोच के देखिए, आप अभी 10 लाख कर पाए हो तो 10 गुना करके तब जाके आप 1% पे पहुँचोगे, तो ये बहुत बड़ा नंबर है। तो यहाँ पे आपको पूल टेस्टिंग जैसे मेजर्स लेने ही पड़ेंगे, पूल टेस्टिंग करनी पड़ेगी, क्योंकि आप इतने बड़े लेवल पे एक सारे पॉपुलेशन को तो आप टेस्ट नहीं कर सकते, लेकिन आप अपना जो नंबर है उसको, स्पीड को बढ़ा सकते हो और अपने नंबर को बढ़ा सकते हो। तो वही गवर्नमेंट कर रही है और पॉजिटिव चीज़ें देखने को मिल रही है। आप लोग कोऑपरेट कीजिए, आपके साथ वाले जो लोग हैं उनको कोऑपरेट करने को बोलिए। अब उसके बाद में आगे बात आती है कि कहाँ पे पूल टेस्टिंग है जो हो सकती है, कहाँ पे हो रही है। तो पहली बात तो आपको मैंने बताया कि जहाँ पे लो लो रेट है, जहाँ पे इन्फेक्शन जहाँ पे नहीं हुआ है, जहाँ पे बिल्कुल जीरो केसेस आ रहे हैं, वहाँ पे टेस्टिंग कर सकते हैं हम। उसके अलावा हम टेस्टिंग कर सकते हैं 2 से 5% जहाँ पे केसेस आ रहे हैं। तो पॉजिटिव केसेस जहाँ पे जितने भी, जैसे अगर आप 100 सैंपल ले रहे हैं और वहाँ पे आपके 3 लोग पॉजिटिव आ रहे हैं 100 में से, तो आप वहाँ पे पूल टेस्टिंग कर सकते हैं। लेकिन उसके अंदर आपको कुछ थोड़े से स्पेशल मेजर्स लेने पड़ेंगे, कुछ चीज़ें समझनी पड़ेगी। जैसे कि आपको जो पॉजिटिव केसेस हैं और उनके कांटेक्ट में आने वाले लोग हैं उनको पूल टेस्टिंग से बाहर रखना है, ठीक है। उसके अलावा जो आपके मेडिकल वर्कर्स हैं उनको आपको पूल टेस्टिंग से बाहर रखना है, उनकी इंडिविजुअल टेस्टिंग करनी पड़ेगी। जो आपके पुलिस पर्सोनल्स हैं उनको आपको पूल टेस्टिंग से बाहर रखना है। तो ये मेजर्स आपको रखने हैं। और जैसे ही जहाँ पे पॉजिटिव रेट है वो 5% से ज़्यादा बढ़ जाता है, यानी 100 में से 5 से ज़्यादा लोग अगर पॉजिटिव आ रहे हैं टेस्ट करने पे, तो वहाँ पे आपको पूल टेस्टिंग नहीं यूज़ करना है, वहाँ पे आपको पूल टेस्टिंग का इस्तेमाल नहीं करना है। 5 से नीचे के लेवल पे ही करोगे और उसमें भी 2 से 5 पे आप कुछ आपको एक्स्ट्रा प्रिकॉशंस रखने हैं उसके साथ में करोगे। और अगर लो रेट है 2 से नीचे का तो आप पूल टेस्टिंग कर सकते हो। तो ये बेसिकली आपको पूल टेस्टिंग करने का थोड़ा आइडिया हो जाएगा कि कहाँ पे हो सकती है, कैसे हो सकती है। अब यहाँ पे गवर्नमेंट है, वो क्या बोलती है इस चीज़ के बारे में। गवर्नमेंट बोलती है कि हम पूल टेस्टिंग वहाँ करेंगे जहाँ जीरो केसेस हैं। वो आईसीएमआर से भी थोड़ा एक कदम आगे चलती है। गवर्नमेंट बोलती है कि हम लोग बिल्कुल वहीं करेंगे पूल टेस्टिंग जहाँ पे जीरो केसेस होंगे और बहुत रेयर वहाँ पे जहाँ पे 2% से कम केसेस हैं। तो गवर्नमेंट की चीज़ें अलग है, लेकिन प्रैक्टिकली आपको आईसीएमआर का इम्प्लीमेंटेशन होता हुआ दिखेगा ज़्यादा चीज़ें, क्योंकि आपको पता है कुछ चीज़ें बोलने के लिए अलग होती है लेकिन असली इम्प्लीमेंटेशन होता है वो एजेंसीज़ का होता है, ब्यूरोक्रेसी का होता है। और आपको ऑलरेडी बता चुका हूँ मैं कि इंफ्रास्ट्रक्चर की जो कमी है उसकी वजह से हमको पूल टेस्टिंग करनी ही पड़ेगी और 2 से 5% के अंदर भी करनी पड़ेगी, 2 से 5% के अंदर भी करनी ही पड़ेगी, ठीक है। उसके अलावा अब एक चीज़ क्वेश्चन आता है कि हमारे अलावा कौन पूल टेस्टिंग कर रहा है और कौन से कंट्रीज़ है जो पूल टेस्टिंग कर रहे हैं। तो इसके अंदर जो नाम आएगा आपको यूएस का मिलेगा नाम। यूएस भी पूल टेस्टिंग कर रहा है, वहाँ पे स्टैनफोर्ड यूनिवर्सिटी है, सैन फ्रांसिस्को है, वहाँ पे पूल टेस्टिंग करी जा रही है। स्टैनफोर्ड से मुझे एक चीज़ याद आई, आप यूट्यूब के ऊपर आप एक चीज़ सर्च करना है स्टैनफोर्ड एक्सपेरिमेंट और आपको एक अच्छा सा डॉक्यूमेंट्री मिलेगा।
आप उसको देखेंगे तो आपको कुछ नया जानने को मिलेगा। तो चलिए उससे आगे चलते हैं अभी। पूल टेस्टिंग और किस केसेस में हुई है? पूल टेस्टिंग आज से पहले जो टेस्ट यही था, RT-PCR टेस्ट था, और HIV के केस में की गई थी 2010 के टाइम पे। वहाँ पे जो पॉजिटिव रेट था 1% से कम का, वहाँ पे पूल टेस्टिंग करी गई थी। तो ये चीज़ भी थोड़ी सी इंपॉर्टेंट है कि पूल टेस्टिंग और कहाँ पे करी गई थी, ये आपको थोड़ा समझ में आ जाएगा कि। और RT-PCR टेस्ट है, उसको थोड़ा सा आप ध्यान में रखें। RT-PCR टेस्ट का मैं एक बार फुल फॉर्म फिर से बता देता हूँ आपको, रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन पॉलीमरेज चेन रिएक्शन। ओके, तो जो पूल स्क्रीनिंग है वो एक स्क्रीनिंग टूल है बहुत एपिडेमोलॉजिस्ट जो होते हैं उन लोगों का, कि जो बड़े लेवल पे आप करोगे तो आपको एक ऐसे टूल्स की ज़रूरत होती है जो आपकी फेवरेट, वन ऑफ द फेवरेट टूल बोल सकते हैं, जिनको वेल रिकॉग्नाइज होते हैं ये, और इनको ज़्यादा अच्छा समझा जाता है। अब आते हैं अगले आर्टिकल पे। अगला आर्टिकल है हमारा, हाउ रिजर्व बैंक रिवर्स रेपो रेट कट हेल्प ड्यूरिंग द पैंडेमिक। ये चीज़ अचानक से हमारे सामने क्यों आ रही है, ये रिवर्स रेपो रेट की बात क्यों कर रहे हैं हम, और पैंडेमिक के टाइम पे क्यों कर रहे हैं, ये सब इस आर्टिकल के अंदर डिस्कस करेंगे। बहुत अच्छा सा आर्टिकल है, आपकी अंडरस्टैंडिंग एकदम क्लियर हो जाएगी रिवर्स रेपो रेट और रेपो रेट को लेके, और आपको फाइनेंशियल सिस्टम के बारे में और थोड़ा सा समझ आएगा। जो बैंकिंग सिस्टम है उसके बारे में तो एब्सोल्युटली आएगा ही आएगा, और ये आपको कंपटीशन एग्ज़ाम्स जो बैंक के हैं उनके अंदर हेल्प करेगा। उसके अलावा UPSC और सिविल सर्विसेज अगर आप स्टेट के लिए भी तैयार कर रहे हैं तो आपकी इकोनॉमिक अंडरस्टैंडिंग को ये बढ़ाएगा। तो 2018 और 2019 के अंदर हम एक चीज़ देखेंगे कि हमारा जो ग्रोथ रेट है वो गिर रहा था। तो हमारा ग्रोथ रेट 2018-19 के अंदर से गिरना चालू हुआ। पिछले 7 क्वार्टर से हमारी जो ग्रोथ रेट थी वो श्रिंक होती जा रही थी, कम होते जा रही थी। उसके बाद में अचानक से ये पैंडेमिक हिट करता है। अब पैंडेमिक हिट करेगा वो भी ऐसे टाइम पे जब ग्रोथ रेट ऑलरेडी कम है, तो फिर कुछ तो मेजर्स लेने पड़ेंगे, कुछ तो आपको काम करने पड़ेंगे जिनसे आप वापस इकोनॉमी को रिवाइव कर सको, जो इकोनॉमी पहले से ही बुरी हालत में। तो वहाँ पे आपको रेपो रेट का रोल देखने को मिलेगा। अब यहाँ पे रेपो रेट का रोल तो तब रहता है जब आपकी इकोनॉमी नॉर्मल कंडीशन में हो। आज कंडीशन ये हो गई है कि आपको रेपो रेट की जगह रिवर्स रेपो रेट का ज़्यादा रोल देखने को मिलेगा। अब हो सकता है आपको रिवर्स रेपो रेट और रेपो रेट में थोड़ा सा कन्फ्यूजन हो, लेकिन ये अभी आगे हम जब बढ़ेंगे तो आपको ये क्लियर हो जाएगा, और आगे आप चलते चलते सारी चीज़ें क्लियर हो जाएगी। आपको इन दोनों चीज़ों के बारे में आपको बिल्कुल डाउट नहीं रहेगा, इस बारे में मैं श्योर कर सकता हूँ। तो जानते हैं कि क्या है रिवर्स रेपो रेट, रेपो रेट। हाँ, रेपो रेट वो इंटरेस्ट रेट है जो RBI चार्ज करता है बैंक से। RBI जो बैंक से चार्ज करेगा उसको हम रेपो रेट बोलेंगे। यानी अब एक बात समझिए कि RBI कभी भी आपका और मेरा अकाउंट नहीं खोलेगा। RBI के पास जो अकाउंट होंगे वो बैंकों के होंगे और गवर्नमेंट के होंगे, स्टेट गवर्नमेंट और सेंट्रल गवर्नमेंट के अकाउंट होंगे RBI के पास में। तो RBI जो बैंकों को पैसा देता है उधार में, उसके ऊपर जो रेट लेगा, जो इंटरेस्ट चार्ज करेगा, उसको हम रेपो रेट बोलते हैं, सिंपल सा। अब अगर रेपो रेट पे RBI पैसा लेता है, उनसे इंटरेस्ट लेता है, तो रिवर्स रेपो रेट में क्या होगा कि बैंक है वो अपना पैसा RBI के पास पार्क करेंगे, RBI के पास जमा करेंगे। जैसे हम अपने बैंक में जमा करते हैं और हमको इंटरेस्ट मिलता है, वैसे बैंकों को भी इंटरेस्ट मिलेगा रिवर्स रेपो रेट के ऊपर। तो ये आपको थोड़ा सा आइडिया हो गया होगा मेरे हिसाब से बेसिकली, कि रेपो रेट के अंदर RBI जो है वो इंटरेस्ट कलेक्ट करेगा, ठीक है, यानी लोन दे रहा है RBI, लोन दे रहा है बैंकों को, और रिवर्स रेपो रेट के अंदर जो बैंक है वो पैसा जमा करा रहे हैं RBI के अंदर में, ठीक है। अब ये जो उधारी है ये ऐसे नहीं होता कि हाँ भाई बैंक चला गया उठ के कि हाँ भाई पैसा लाओ मुझे ज़रूरत है, तो ऐसा नहीं होता है। रिवर्स रेपो रेट और रेपो रेट एक्चुअली शॉर्ट टर्म के लिए यूज़ होने वाला इंस्ट्रूमेंट है, क्योंकि बैंकिंग में कभी भी लिक्विडिटी की कमी हो सकती है किसी बैंक के पास में, और अचानक से जब पैसा चाहिए होगा तो उसके लिए रिवर्स रेपो रेट और रेपो रेट यूज़ में आती है। तो शॉर्ट टर्म होती है। अब यहाँ पे क्या चीज़ का यूज़ करके पैसा दिया जाता है, बॉन्ड्स को यूज़ करते हैं, गवर्नमेंट सिक्योरिटीज़ को यूज़ किया जाता है, और बॉन्ड खरीदे बेचे जाते हैं एक दूसरे के बीच में। जैसे अगर बैंक पैसा ले रहा है तो बैंक अपने बॉन्ड देगा RBI को और बोलेगा कि ये लो हमारे बॉन्ड, और आप लोग इनको रखो, अगली बार जब हम आपसे, एक्चुअली में होता ये है कि वो वही बॉन्ड वापस खरीदती है बैंक, और उनको कम रेट पे ख़रीदना पड़ता है, तो उस तरीके से उनको इंटरेस्ट मिल जाता है RBI को, ठीक है। तो वो उतना कॉम्प्लिकेशन में मत जाइए, आपको सिंपली ये समझना है कि बॉन्ड जो बैंक है वो RBI को देता है, तब जाके RBI पैसा देता है बैंकों को। और ये उल्टा केस हो जाता है जब बैंक अगर पैसा RBI के पास रखेंगे, के पास रखेंगे तो RBI को बॉन्ड देने पड़ेंगे बैंकों को, तो ये उल्टा केस हो जाता है, ठीक है। अब यहाँ पे क्या हो गया कि बेंचमार्क जो है वो हमारा इंटरेस्ट रेट जो डिसाइड करने वाला है वो रिवर्स रेपो रेट बन गया। रिवर्स रेपो रेट को पिछले टाइम में जब इकोनॉमिक क्राइसिस की वजह से इतना कम किया गया कि भाई
मार्केट के अंदर पैसा जाए, इकोनॉमिक ग्रोथ आए, किसी तरीके से इकोनॉमी रिवाइवल हो, ये सब करने के लिए आरबीआई ने रिवर्स रेपो रेट को कम किया कि हम आपको पैसा कम देंगे, वो सॉरी, कि आपको हम इंटरेस्ट है जो कम देंगे, आप हमारे पास पैसा भले ही जमा कराइए लेकिन हम आपको पैसा कम देंगे, इंटरेस्ट कम पे करेंगे, ताकि बैंक है वो पैसा आरबीआई के पास जमा कराने की बजाय लोगों को उधार दें। ऐसा आरबीआई का मानना था, लेकिन ऐसा हुआ नहीं। तो अब हो ये रहा है कि जो रिवर्स रेपो रेट है वो बेंचमार्क रेट हो गया, यानी कि आपको ये बाकी सारी इंटरेस्ट रेट डिसाइड कर रहा है। क्योंकि अगर आप मान के देखिए कि बैंकों को फ़ायदा कहाँ से होता है, लोन देने के बाद में फ़ायदा होता है, लोन देने के बाद में उनको इंटरेस्ट मिलता है, तभी बैंक चल पाते हैं। अब अगर लोन ही नहीं जाएंगे तो फिर बाद में उनके पास पैसा कहाँ से आएगा। तो यहाँ पे बैंक रिवर्स रेपो रेट से जो पैसा आ रहा है, रिवर्स रेपो रेट जो आरबीआई को पैसा दे रहे हैं, उसके ऊपर जो उनको फ़ायदा हो रहा है, जो उनको इंटरेस्ट मिल रहा है, उस पे चलने की कगार आ गई है। तो इसलिए यहाँ पे एक ये थोड़ा वरीसम साइन है, थोड़ा चिंता वाली बात है कि आपको सोचना पड़ेगा कि आरबीआई कैसे चलेगा ऐसे कि आप सोच के देखिए कि आपको मतलब पे करना है सिर्फ, और आरबीआई के पास पैसा कहाँ से आएगा। आरबीआई तो किसी और को लैंडिंग करता नहीं है बैंकों के अलावा। बैंक तो फिर भी आगे लैंडिंग कर सकते हैं, वो इंडस्ट्रियलिस्ट को, बिजनेसेस को, इंडिविजुअल्स को प्राइवेट लोन्स भी दे सकते हैं। तो आरबीआई कहाँ से पैसा लाएगा, तो ये थोड़ा वरिंग साइन है। अब आगे का एक क्वेश्चन आता है कि अभी नई सिचुएशन हमारे सामने क्या राइज हुई है। नई सिचुएशन हमारे सामने जो पिछले 2 सालों में राइज हुई है वो ये कि बैंकिंग ने, जो हमारा बैंकिंग सिस्टम है जो हमारे और आपके लिए, उसने जो क्रेडिट फ्लो है मार्केट के अंदर वो बहुत कम कर दिया है। एक सिंपल सा कंपैरिजन, सिंपल सा डेटा बताता हूँ मैं आपको कि पिछले साल का डेटा है ये। पिछले साल जो लैंडिंग हुई है वो 10 रुपये की हुई है 100 रुपये के ऊपर, और जबकि उससे 1 साल पहले यानी 2018-19 वाले डेटा में, 18-19 वाले डेटा में अगर 100 रुपये की लैंडिंग हो रही थी, 100 रुपये की लैंडिंग तब हो रही थी, तो पिछले साल 19-20 वाले डेटा में, 19-20 के अंदर सिर्फ 10 रुपये की लैंडिंग हो रही है। तो आप सोच के देखिए कि 90 रुपये की जो एक्स्ट्रा लैंडिंग हो रही थी वो बंद हो गई है। अब उसके ऊपर जो इंटरेस्ट मिल रहा था वो भी नहीं मिलेगा बैंकों को। तो बैंकों की हालत तो खस्ता होनी है, और पूरी इकोनॉमी की हालत तो खस्ता होएगी, क्योंकि पैसा ही नहीं फ्लो हो रहा है। अब ऐसा क्यों हो रहा है कि लोग पैसा मांग नहीं रहे हैं, या फिर बिजनेसेस को पैसे की ज़रूरत क्यों नहीं है। तो इसका भी एक सिंपल सा रीज़न है कि जो हमारी कंज्यूमर डिमांड है वो बहुत कम हो गई है अचानक से। तो कंज्यूमर डिमांड हमारी श्रिंक हो गई है, इस वजह से ऐसा हुआ है। अब इसका डेटा आप कहाँ से लाएंगे। एनएसएसओ का एक डेटा था, जो अभी तो खैर एनएसएसओ गवर्नमेंट की एजेंसी है, जो नेशनल स्टैटिस्टिकल सर्वे ऑर्गेनाइजेशन बोलते हैं इसे, और इसने एक डेटा रिपोर्ट पब्लिश करी थी 17-18 के अंदर। बाद में गवर्नमेंट ने इसे रिजेक्ट कर दिया था कि ये गलत है। तो इस रिपोर्ट में इन्होंने बोला था कि जो हमारा कंज्यूमर जो डिमांड है वो कम हो गया। अब कंज्यूमर डिमांड कम हो गया है, तो अब उन्होंने, खैर गवर्नमेंट ने रिजेक्ट कर दिया, लेकिन उसका प्रैक्टिकल रिजल्ट तो आप देख ही सकते हैं। तो प्रैक्टिकल रिजल्ट आपको देखने को मिलेगा हमारी इकोनॉमिक जो ग्रोथ है उसके अंदर आपको ये रिजल्ट देखने को मिलेगा। उसके अलावा आपको आगे देखने को मिलेगा कि बैंक लैंडिंग क्यों नहीं कर रहे, क्योंकि बैंकों के एनपीएस बहुत हाई हो गए हैं। पहला रीज़न तो ये है कि कंज्यूमर डिमांड कम है, तो खुद बिजनेसेस भी लेना नहीं चाह रहे हैं। लेकिन दूसरा ये है कि जो जेन्युइन बिजनेस लेना चाह रहे हैं वो भी नहीं ले पा रहे हैं। अब ऐसा क्यों, क्योंकि बैंकों के एनपीए बहुत ज़्यादा बढ़ गए हैं। अब एनपीए इतने ज़्यादा बढ़ गए हैं ना कि बैंक सोच के बहुत ज़्यादा रिस्क एवर्जन कर रहे हैं, रिस्कों को टालना चाहते हैं, रिस्क लेना ही नहीं चाहता बैंक। वो सोच रहे हैं कि हम लैंडिंग करें तो सिर्फ ऐसी लैंडिंग करें जहाँ से हमको पैसा पक्का वापस मिले, एनपीए होने का कोई चांस ना हो। और उसके बाद में अगर ऐसी सिचुएशन बनी रहती है तो ऑब्वियस ही बात है कि कई बिजनेस है जो जेन्युइन है वो कोलैप्स कर जाएंगे, और इकोनॉमिक हालत तो ऐसी होनी ही है, इसमें कुछ भी नया नहीं है। अगर आप पूरा डेटा को और फैक्ट को समझेंगे तो आपको सारी चीज़ें समझ में आएगी कि हमारी इकोनॉमी क्यों नीचे जा रही है और कैसे ये सब हो रहा है। सॉरी, ओके, अभी आपको दिख रहा होगा, 1 मिनट होल्ड। तो आपको ये, आप जब पूरा आर्टिकल समझेंगे और फैक्ट देखेंगे तो आपको सारी चीज़ें क्लियर होती जाएगी कि इकोनॉमी में ऐसा क्यों क्रंच आ रहा है, या फिर अचानक से ऐसी चीज़ें क्यों हो रही है। ये अब फैक्ट देखने के बाद में आपको धीरे धीरे चीज़ें क्लियर होती जाती है कि ऐसा क्यों हो रहा है। तो अब मैंने ये सब आपको बताया कि रिवर्स रेपो रेट है वो बेंचमार्क रेट कैसे बन गई है। बेंचमार्क रेट तो इसीलिए बन गई है क्योंकि इसी के ऊपर सारा काम चल रहा है। आज लैंडिंग हो नहीं रही है और बैंक है वो अपना पैसा आरबीआई के पास जमा कराना चाहता है। रिसेंट एक डेटा है 15 अप्रैल का, आज से सिर्फ 5 दिन पहले की बात है। बैंक 7 लाख करोड़ रुपए, 7 लाख करोड़ रुपए आरबीआई के पास में पार्क करने के लिए चले गए, यानी आरबीआई के पास रखने के लिए, क्या आप रखिए, आप हमको इसके ऊपर इंटरेस्ट दीजिए।
तो अब रिवर्स रेपो रेट इसलिए बेंचमार्क और इतनी ज़्यादा इन्फ्लुएंशियल रेट बन गई इकोनॉमी के अंदर कि बैंक जो चल रहे हैं, हमारे बैंकिंग सिस्टम जो चल रहा है वो रिवर्स रेपो रेट के ऊपर चल रहा है। तो ये थोड़ा वरिंग साइन है। अब उसके बाद में आरबीआई ने क्या किया इस चीज़ के लिए, आरबीआई ने भी कुछ स्टेप्स लिए। आरबीआई ने रिवर्स रेपो रेट को कम किया। आरबीआई ने सोचा कि हम इंटरेस्ट कम देंगे अगर आगे वाले को, तो वो हमारे पास पैसा कम रखेगा और वो मार्केट के अंदर पैसा देगा। लेकिन फिर भी आपको देखने को मिलेगा कि जो रिवर्स रेपो रेट कम हुई है उस वो आरबीआई ने ज़्यादा स्पीड से कम किया है। यहाँ पे एक चार्ट है, आप ये देखेंगे तो इसके अंदर 2016 से लेकर 20 तक का आपको रिवर्स रेपो रेट और रेपो रेट के अंदर जो चेंज है वो देखने को मिलेगा। रेड जो बार है वो आपको रेपो रेट का मिलेगा और नीचे वाला वो रिवर्स रेपो रेट का मिलेगा। एक ये कॉमन सा फैक्ट है कि जो रिवर्स रेपो रेट है वो हमेशा रेपो रेट से कम होगा, क्योंकि जो रिवर्स रेपो रेट है वो आरबीआई पैसा इंटरेस्ट पे करेगा ना, तो वो कम पे करेगा। हमेशा हमको जो बैंक पे करता है, इंटरेस्ट जो देता है वो हमेशा कम देता है, जबकि हमसे जो इंटरेस्ट चार्ज करेगा लोन के ऊपर वो हमेशा हमसे बैंक ज़्यादा चार्ज करेगा। तो ऐसा ही आरबीआई और बैंक का रिलेशन होता है। जब आरबीआई लोन देगा बैंक को तब तो वो उनसे ज़्यादा पैसा लेगा, तब तो वो उनसे ज़्यादा इंटरेस्ट चार्ज करेगा, लेकिन जब वो अपने पास पैसा रखेगा तो वो उनको कम इंटरेस्ट पे करेगा। ठीक है, तो ये भी आपको क्लियर हो गया। उसके बाद में अगली बात आती है कि हमने जो ये रेट कट्स किए हैं इनसे काम हो रहा है, जो हमारे जो एम है, जो हमारे ऑब्जेक्टिव्स हैं वो अचीव हो रहे हैं क्या। तो ऑब्जेक्टिव्स अचीव हो रहे हैं ये खैर ऐसे इन चीज़ों को हम वैसे नहीं कह सकते। इसका रिवाइवल डिपेंड करेगा कि जो कंज्यूमर डिमांड है वो कैसे बढ़ती है। तो कंज्यूमर डिमांड कैसे बढ़ने वाली है उस चीज़ पे सारी चीज़ें डिपेंड करने वाली है, क्योंकि अगर कंज्यूमर डिमांड बढ़ेगी तो बैंक्स भी लैंड करेंगे, बिजनेसेस भी पैसा लेना चाहेंगे और पैसे का फ्लो है वो इकोनॉमी के अंदर ज़्यादा होगा। तो यहाँ पे हमको पॉजिटिव चीज़ें देखने को मिलेगी। और जो बैंक है वो जो पैसा आरबीआई के पास पार्क करके रखे थे, अपना जो आरबीआई के पास पैसा जमा करा रहे थे, वहाँ से उसको निकाल के मार्केट के अंदर फ्लो कराएंगे। मार्केट के अंदर फ्लो कराएंगे तो पैसे का सर्कुलेशन बढ़ेगा और इकोनॉमी रिवाइव होगी और उसी से ग्रोथ रेट आएगी, उसके बिना ग्रोथ रेट नहीं आएगी। और उसके अलावा जो दूसरा रीज़न ये है कि जो बैंक के अंदर कॉन्फिडेंस आएगा कि जितने भी वो लोन दे रहे हैं, जितने भी वो लैंडिंग करने वाले हैं, उनके अंदर एनपीए ना हो। तो ये जब कॉन्फिडेंस बैंकों को आएगा तो वो ज़्यादा लैंडिंग करेंगे। जो जेन्युइन बिजनेसेस होंगे उनको नुकसान नहीं होगा, उनको लोन मिल पाएगा ईजीली। तो ये जो काम करेगा मेजर रिवर्स रेपो रेट कट का, तो ये मेजर तभी काम करेगा जब एक तो हमारे पास में कंज्यूमर डिमांड है वो रिवाइव होगी और बैंकों के पास कॉन्फिडेंस आएगा कि वो एनपीएस का जो डर है उसको थोड़ा कम करके और लैंडिंग थोड़ा चालू करेंगे खुले हाथों से। तब जाके आपको देखने को मिलेगा इस जो मेजर है ये रिवर्स रेपो कट का, उसका फ़ायदा होते हुए देखने को मिलेगा। अगर ये नहीं होता है तो हमको उसके साथ में कोई भी पॉजिटिव रिजल्ट नहीं मिलेंगे। लेकिन आई होप कि जल्दी हमारी जो कंज्यूमर डिमांड है वो बढ़ेगी और बैंकों को भी कॉन्फिडेंस आएगा मार्केट के ऊपर, बिजनेसेस के ऊपर, वो लैंडिंग ज़्यादा करेंगे और जल्दी हमारी इकोनॉमी फिर से ट्रैक पे आ जाएगी। अभी तो यही उम्मीद करते हैं कि जो हमारी इकोनॉमी है वो श्रिंक ना करे, हमारा जो जीडीपी है वो श्रिंक ना करे, प्लस में रहे तो ज़्यादा अच्छा है। क्योंकि जो आपको मेजोरिटी मिलेगा ग्लोब के अंदर इस साल का आपको जीडीपी डेटा देखने को मिलेगा, सबका श्रिंकेज होगा, नेगेटिव ग्रोथ होगी कई कंट्रीज़ की। तो अगर इंडिया अपने आप को जीरो से ऊपर रख पाता है तो ये बहुत बड़ी अचीवमेंट होगी और हम सबको भी उसी के लिए ट्राई करना चाहिए। आई होप कि जो ये तीनों आर्टिकल हैं इससे आपकी अंडरस्टैंडिंग क्लियर हुई होगी। आपको जो रेमडेसिविर ड्रग है उसके बारे में आपको इन्फॉर्मेशन मिल गई होगी। उसके अलावा जो पूल टेस्टिंग है उसका आपको आइडिया हो गया होगा कि पूल टेस्टिंग किस तरीके से होती है। और आरबीआई की जो रिवर्स रेपो रेट कट है वो बेंचमार्क क्यों बन गई है, वो इतनी इंस्ट्रूमेंटल क्यों हो गई है, क्या अचानक से हो गया ऐसा। तो ये तीनों चीज़ें मैं सोचता हूँ कि आपको क्लियर कर पाया हूँ। एक्सप्लेन पेज का पर्पस भी यही होता है और मेरे वीडियो शुरू करने का या मेरे इस चैनल को शुरू करने का भी पर्पस यही है कि जो छोटे छोटे टॉपिक्स होते हैं इनकी क्लियरिटी मैं आप लोगों को प्रोवाइड कराऊँ और आप लोगों की एक बेसिक अंडरस्टैंडिंग है वो डेवलप हो। और बस यही चीज़ें मैं अपने आप से एक्सपेक्ट करता हूँ, मेरे इन वीडियोज़ से एक्सपेक्ट करता हूँ। इनका ऑब्जेक्टिव यही है। अगर आपको ये चीज़ें समझ में आ रही है तो लाइक कीजिए और अगर आपको कुछ भी प्रॉब्लम है या फिर कुछ नहीं समझ में आ रहा है तो आप डिसलाइक भी कर सकते हैं। लेकिन अगर आप डिसलाइक करते हैं तो नीचे आप सजेशन ज़रूर दें, इम्प्रूवमेंट के लिए रिव्यू ज़रूर दें कि हाँ मुझे ये चीज़ पसंद नहीं आई, ये चीज़ आप चेंज कर सकते थे। अभी वॉइस का मुझे थोड़ा सा इशू आ रहा है, लॉकडाउन की वजह से माइक अरेंज नहीं कर पा रहा हूँ, तो इसे भी मैं जल्दी सॉर्ट आउट करने की कोशिश करूँगा। तब तक के लिए सेफ़ रहिए और खुश रहिए। चलिए बाय बाय।